नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा कि नेपोलियन का नागरिक संहिता लिखें। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 4 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम तो 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठ पाएगा। और साथ ही में मैंने इसमें कुछ की पॉइंट्स भी डाल रखे हैं, एक्स्ट्रा की पॉइंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि नेपोलियन क्या-क्या काम किया। तो देखिए नेपोलियन जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा 1804 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था वो? 1804 ईस्वी में, ठीक है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि उन्होंने जन पर आधारित विशेषाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए। मतलब जो भी जन पर आधारित विशेषाधिकार लोगों को मिलते थे, उन सभी विशेषाधिकार को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। जैसे कि क्या होता था ना कि मान लेते हैं राजा है, तो ऐसा होता था कि राजा का बेटा जो होगा वही राजा बनेगा, या तो फिर कोई मंत्री है तो मंत्री का बेटा जो है वही अगला टर्म में मंत्री बनेगा उस राज्य का, ऐसा होता था। तो नेपोलियन बोले कि बोल नहीं, जो उसके काबिल है, जो उस पद के काबिल है वो उसे उसी तरीके से मिलेगा, ठीक है? तो यानी कि जो भी जन पर आधारित विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त थे, जो विशेष अधिकार मिलता था, उस विशेष अधिकार को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है? मतलब अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस पद को हासिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जन पर आधारित जो है विशेषाधिकार वो समाप्त कर दिए। दूसरा पॉइंट, कानून के समक्ष जो है, कानून के समक्ष सबको बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसको समझिए, कानून के समक्ष बराबरी यानी कि क्या होता था, अमीर लोगों को कम प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता था, गरीब लोगों को कम प्रेफरेंस मिलता था, ठीक है? क्या होता था कि अमीर लोगों को जेल वगैरह कम दिया जाता था, जबकि गरीब लोगों को फंसा दिया जाता था, जेल में डाल उल दिया जाता था, ठीक है? तो बोल दिया गया कि अब से जो है कानून के समक्ष सभी को बराबरी मिलेगा। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। संपत्ति के अधिकार मतलब यानी कि जिसका जो संपत्ति है उस अनुसार उसको ये मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है? जैसा संपत्ति है उसको उस हिसाब से उसका जागीरदारी मिलेगा, ठीक है? तो यानी कि कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिलाया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि कानून किसानों को भूदासत और जागीरदारों से मुक्ति दिलाई, ठीक? यानी कि जो भी किसान थे, तो पहले क्या होता था, किसानों की जमीन को लूट लपेट लिया जाता था, मतलब अधिक तरीके से उन्हें फंसा दिया जाता था और उनके जमीन को हड़प लिया जाता था, ठीक? तो जो भूदासत थे और जो जागीरदार थे, वो किसानों की जमीन को जबरदस्ती क्या कर लेते थे? हड़प लेते थे। कैसे हड़प लेते थे? ऋण देकर, कर्ज देकर अपने कर्ज में फंसा लेते थे और बाद में अगर किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनके जमीन को हड़प लेते थे। तो सभी किसानों को भूदासत और जागीरदारों से मुक्ति दिलाया। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यानी कि यातायात और जो संचार व्यवस्था था, जैसे कि सड़कें बनाई गई, ठीक है? और भी जो बढ़िया से यातायात की जो सुरक्षा थी, उन लोगों को अच्छा से कर दिया गया। तो यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि नई नई सड़कें बनाई गई, मतलब यानी कि अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गई, ताकि जो है देखिए, कोई भी देश का निर्माण करना है ना, तो सबसे पहली बात कि आपको सड़कें वहाँ का अच्छा होना चाहिए। अगर सड़क अच्छा होगा तो परिवहन में आसानी होगा, यातायात अच्छा से चलेगा, यातायात अच्छा से चलेगा तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो इस बात को नेपोलियन बहुत अच्छा से जानते थे और उन्होंने भी यही काम किया कि नई नई जो है वो सड़कों का निर्माण किया। फिर उसके बाद है कि पूरे देश में एक जैसे मुद्रा का प्रचलन कराया। मतलब पूरा देश में जो पहले क्या होता था कि देश जो है, मान लेते हैं ये फ्रांस है, तो फ्रांस अलग अलग छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मुद्रा भी चलती थी। तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता था, ठीक है, अपने मुद्रा को चलाने में। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि बोल नहीं, आपसे पूरे देश में जो है एक जैसा मुद्रा चलेगा, जैसे कि रुपये है। अभी हम लोग जानते हैं कि भारत है, तो भारत में क्या चलता है? रुपये चलता है, ठीक है? भारत में रुपये चलता है, तो रुपये देखिए, तमिलनाडु में भी जाइएगा तो वहाँ भी रुपये एक्सेप्टेबल है, झारखंड में जाइएगा तो वहाँ पर भी रुपये एक्सेप्टेबल है, बिहार में जाइएगा तो वहाँ पर भी रुपये एक्सेप्टेबल है, महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ पर भी रुपये एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रकार से पूरे देश में एक जैसे मुद्रे का प्रचलन कराया, ताकि कोई भी आम जनता को ज़्यादा दिक्कत ना हो,
ठीक है, अब कुछ हम लोग की पॉइंट्स को देखते हैं जो आके आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा था? 1804 ईस्वी में बैठा था, याद रखिएगा। नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर 1804 ईस्वी में बैठा था। सेकंड पॉइंट, नेपोलियन फ्रांस की राजगद्दी पर किसे हराकर बैठा था? तो याद रखिएगा बुर्बो वंश को हराकर बैठा था। और बुर्बो वंश के जो वंशज थे वो याद रखिएगा लुई 16 था। कौन था? लुई 16 बुर्बो वंश के वंशज में आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेपोलियन की जो हार हुई थी वो 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। कौन सा युद्ध में हुआ था? वाटरलू के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने वियना में मिलकर समझौता किया था और नेपोलियन को हराने के लिए उन्होंने वियना में समझौता किया था। तो देखिए, नेपोलियन इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसे आसानी से नहीं हराया जा सकता था। तो उसे हराने के लिए ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा और ऑस्ट्रिया जो है वियना में जाकर समझौता करता है और उस समझौता को उन्होंने क्या नाम दिया? उस समझौता को उन्होंने वियना संधि का नाम दिया। ठीक है, याद रखिएगा। उस समझौता को उन्होंने वियना संधि का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, कोई पूछेगा कि ड्यूक मेटरनिक कौन था, या तो फिर एग्जाम में पूछेगा कि ड्यूक मेटरनिक कौन था, तो कौन था? वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन? ड्यूक मेटरनिक। देखिए यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ड्यूक मेटरनिक का कथन क्या था? जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये आपका 1 मार्क्स में रहता है कि यह कथन किसका था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो याद रखिएगा ड्यूक मेटरनिक का था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।